तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले लास्ट ईयर का आप लोग एक चैप्टर था लीनियर इनइक्वालिटी। ध्यान से स्लो रहूंगा, कोई भी डाउट मीनिंग दिस चैप्टर। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई वांट कि हम लोग थोड़ा सा पहले का चीज जो है वो रिवाइज करें। इसका जरूरत हम लोग इस चैप्टर में पड़ेगा। क्लास 11 में देयर वाज अ चैप्टर कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी, जो आप लोग सबका पढ़ा हुआ है, ठीक है। उस चैप्टर का एक दो पॉइंट है जो भी हम लोग रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस चैप्टर का जो पॉइंट ये था कि सपोज करो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर सपोज x ग्रेटर देन 5, फिर सपोज करो कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फिर सपोज करो कि x प्लस वाई लेस देन 5 भी हो सकता है एक चीज। फिर सपोज करो कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। मैं इन सारे को मार्क कर दूं, से दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन से बी, दिस इज से इक्वेशन सी, दिस इज इक्वेशन डी, दिस इज इक्वेशन ई। ओके, सबसे पहले इन लोगों को एल्जेब्रिकली क्या बोलते हैं और ग्राफिकली इनका क्या मीनिंग होता है वो हम धीरे धीरे समझने का। याद रखना कि एल्जेब्रिकली द फर्स्ट सिचुएशन दिस ए इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन, इसको बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। और बाकी इसके अलावा ये जितना भी, सपोज करो कि ये वाला और इसको अलग कलर से ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला, इन चारों को हम लोग बोलते हैं इन इक्वेशन। इन इक्वेशन कि इनमें इक्वालिटी नहीं है, इन इक्वालिटी, इन इक्वेशन भी कह सकते हो, या फिर आप इन इक्वालिटी भी कह सकते हैं। ये इनका जस्ट नाम है, ठीक है। इनको एल्जेब्रिकली ये बोला जाता है, ठीक है। अब एकदम ध्यान पूर्वक धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देयर आर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ कंडीशंस रिटन इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, ओके। उसके अंदर में मैं कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला पिंक कलर के अंदर में जो चीज है, दैट थिंग इज कॉल्ड इक्वेशन। मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन। एल्जेब्रिकली इट मीन्स इक्वेशन। एंड दीज 4 डिफरेंट थिंग्स बी सी डी ई, दे आर कॉल्ड इन इक्वेशन या फिर इन इक्वालिटी। और ये जो दोनों नाम है, इक्वेशन या इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी, दीज आर एल्जेब्रिक नेम्स। एल्जेब्रिकली equation A is known as equation, B, C, D, E. These situations are known as inequality or inequation. Now I will talk कि graphically इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो graphically याद रखना कि जो A है ना, A वाले का मतलब होता है graphically, जस्ट मैं कह सकता हूं कि कर्व, आप इसको कर्व कह सकते हो, कर्व बोल के आप, या फिर सिर्फ ग्राफ कह सकते हो, ठीक है। और जो B, C, D, E, ये 4 से जो रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको आप याद रखना कि ये हमेशा REGION, रीजन या फिर एरिया। एक बार मैं अपने बात को फिर दोहरा लेता हूं। द फर्स्ट सिचुएशन, द इक्वेशन ए, दिस इज algebraically called equation. Second one, B, C, D, E, they are algebraically known as inequation या फिर inequality. B, C, D, E are algebraically known as inequation or inequality. Now I am talking about कि graphically या geometrically इनका क्या मतलब होता है। geometrically, okay, geometrically इनका क्या मतलब होता है। तो geometrically A का मतलब होता है कर्व या ग्राफ, जो भी आप कहें। लेकिन बी सी डी ई जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वेशन है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग रीजन होता है या फिर एरिया होता है। ये वाला बात सबको क्लियर होना चाहिए। ये क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है आप लोग को। मैं इस पे बहुत ज्यादा बहस नहीं करूंगा, मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ए का मतलब होता है इक्वेशन एल्जेब्रिकली, और ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है कर्व या फिर ग्राफ।
और बी सी डी ई का एल्जेब्रिकली मतलब होता है इनइक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी, और ज्योमेट्रिकली इनका मतलब होता है रीजन या फिर एरिया। हम लोग यहाँ पे मेन स्ट्रेस देंगे कि अगर हमको ये रीजन या ये एरिया आइडेंटिफाई करना है किसी भी इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग, तो वो कैसे किया जाएगा, उस चीज पे हम लोग का मेन स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, तो मैं वो वाले पॉइंट पे भी आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको अगर मैं चाहूं तो दोनों बगल 5 से डिवाइड करके वी कैन थिंक इट एज x बाई 5 प्लस y बाई 5, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इस चीज को अगर मैं प्लॉट करना चाहूं x बाई 5 प्लस y बाई 5 इक्वल टू 1 को, तो उसका प्लॉटिंग शायद कुछ इस प्रकार का आएगा जैसा आपके स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा होगा कि एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया आपका x एक्सिस, x एक्स डैश, y y डैश, ओके, और ये वाला लाइन हो गया x बाई 5 प्लस y बाई 5 इज इक्वल टू 1। ये तब जब ये वाला पॉइंट होगा अपने 5,0, ये वाला पॉइंट होगा 0,5। आप लोग को ये पता होगा कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 जो इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन का ग्राफ हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, इस टाइप का होगा। ये x एक्सिस को हमेशा a,0 पे काटता है और y एक्सिस को हमेशा 0,b पे काटता है। इसको हम कहते थे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन मतलब कोई भी लाइन अगर ऐसे बनाया हुआ रहे तो उसके ग्राफ को बनाने के लिए ज्यादा झमेला नहीं करना पड़ता। इसके ग्राफ को हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, बस आप एक लाइन खींच दो, ये x एक्सिस को a,0 पे काटेगा और y एक्सिस को 0,b पे काटेगा। a कहाँ से आया, x के नीचे वाला नंबर a है, y के नीचे वाला नंबर b। इस तरीके से अगर मैं x प्लस वाई इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ आपके आंखों के सामने, पहले मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा, तो इससे मेरे को पता चलेगा कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन which will cut x axis at 5,0 and it will cut y axis at 0,5। और ये लाइन आपके आंख के सामने में स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखो ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो था, ये एल्जेब्रिकली इट वाज इक्वेशन, ज्योमेट्रिकली इट वाज कर्व और ग्राफ, एंड दिस ब्लैक लाइन विच इज रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, इज बेसिकली दैट कर्व और दैट ग्राफ। ऑलराइट, लेकिन अगर मेरे को इसी ग्राफ के ऊपर, इसी ग्राफ पे अगर मेरे को इक्वेशन बी, इक्वेशन सी, इक्वेशन डी या इक्वेशन ई प्लॉट करना है, उनको मार्क करना है, तो मार्क करने का तरीका ये नहीं होगा, मार्क करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। अब मार्क करने का तरीका पता करने के लिए क्या करना होता है, देखो, whenever you try to plot or shade the region or area represented by any inequality or any inequation, एट दैट टाइम आपको सबसे पहले उस इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग जो भी इक्वालिटी होगा, जो इक्वेशन होगा, वो लिखना चाहिए। तो यहाँ पे इस चारों इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगा वो तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ही होगा, और x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख लेने के बाद में आपको उसका ग्राफ बनाना चाहिए। ग्राफ आपके आंख के सामने में बहुत अच्छे से बना के रखा हुआ। ये ग्राफ जब कभी भी आप बनाओगे तो एवरी स्ट्रेट लाइन will divide the whole area of the page into 2 parts, और ये फिर मेरे को 2 नहीं 3 parts बोलना चाहिए। 1 part होगा below the line, ठीक है, दूसरा part होगा above the line, और तीसरा part होगा on the line। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ रहा है। देयर आर 3 regions जो जिसमें ये पूरा पेज का एरिया डिवाइड हो गया ये लाइन बना लेने के बाद। एक एरिया जो उस लाइन से नीचे है, एक एरिया जो उस लाइन से ऊपर है, और एक एरिया जो उस लाइन पे ही है एग्जैक्टली जिससे लाइन पास हुआ। ओके, अब हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि भाई इक्वेशन बी जो है वो कौन सा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको ये पता करना है कि इक्वेशन सी कौन सा एरिया या कौन सा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, डी कौन सा एरिया या कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा, और ई कौन सा एरिया या कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा। फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज कि एक बार जब आपने इन इनइक्वालिटीज के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन था, इस सिचुएशन में दैट इक्वेशन वाज x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक बार जब आपने इसका ग्राफ बना लिया तो बनाने के बाद में चूज अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, ठीक है, जो पॉइंट से ये वाला लाइन पास नहीं हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं खुद को,
choose a point anywhere on the graph, but that point should not lie on the line x by 5 plus y by 5 equal to 1. You can choose certain points. मैं कुछ points में यहाँ mark कर देता हूँ. Like you can choose origin, कोई problem नहीं है. You can choose a point here, कोई problem नहीं है. You can choose a point here, you can choose a point here, you can choose a point here. But never select, मैं इसको red color से mark कर रहा हूँ. Never select a point on the line. इसको मैं red mark कर रहा हूँ. याद रखना, नहीं करना ये काम हम लोग को. Red मतलब खतरा, कभी यूज नहीं करना इस चीज को हम लोग को. ठीक है. आप कोई भी ब्लू पॉइंट्स का जो लोकेशन है, इनमें से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट नेवर चूज अ पॉइंट रेड पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन. ओके. अब इनमें से कोई भी पॉइंट जब आप एक बार सेलेक्ट कर लेते, और जनरली आई विल एडवाइज कि अगर आपका जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो ऑलवेज चूज ओरिजिन एज दैट पॉइंट. ठीक है. क्योंकि ओरिजिन चूज करेंगे तो कैलकुलेशन वगैरह बहुत सिंपल होगा, बहुत ईजी होगा. इसीलिए हमेशा ओरिजिन को चुनना, अगर आपका लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रहा तो. ठीक है. अब ये जो 0,0 मैंने लिया, इसको मैं कहूंगा अपने भाषा में कि ये होगा हम लोग के लिए टेस्ट पॉइंट, कि इससे हम लोग टेस्ट करेंगे. ठीक है. अब एक एरिया है लाइन के नीचे, एक एरिया है लाइन के ऊपर, और एक एरिया है लाइन पे लाइन. ठीक है. और मैंने एक टेस्ट पॉइंट चुन लिया अपने ग्राफ के ऊपर. कोई भी लोकेशन पे हो सकता है, लाइन के ऊपर हो तो भी ठीक है, लाइन के नीचे हो तो भी ठीक है, बस लाइन पे नहीं होना चाहिए. इसके बाद क्या करना है कि आप ये टेस्ट पॉइंट उठाओ, और टेस्ट पॉइंट उठा के आप अपनी इनइक्वालिटी में इसको पुट करो. सपोज करो कि अगर मैं बी वाली इनइक्वालिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ. मेरा टेस्ट पॉइंट है 0,0. रिपीट कर रहा हूँ, मेरा टेस्ट पॉइंट है 0,0. तो बी वाली इनइक्वालिटी में मैं 0,0 पुट करूंगा. पुट करने पे देखो क्या मिलेगा. मेरे को मिलेगा 0 + 0 और ग्रेटर देन लिखा हुआ है 5. अब सोचना है कि इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स. तो आंसर इसकी नहीं भैया, ये तो क्या है, ये तो फॉल्स हो गया. ठीक है. अगर ये फॉल्स होता है, मतलब आपका जो टेस्ट पॉइंट है वो आपने उठाया, और उठा के आपने उसको अपनी इनइक्वालिटी में डाल दिया. डालने के बाद में जो सिचुएशन क्रिएट होके आया आपके आंखों के सामने में, अगर वो ट्रू है, तो इसका मतलब है कि जिस रीजन में आपका टेस्ट पॉइंट लाई कर रहा था, ये इनइक्वालिटी उसी रीजन को रिप्रेजेंट करेगा. और अगर टेस्ट पॉइंट डालने के बाद में यू गेट सम स्टेटमेंट विच इज एक्चुअली फॉल्स, इट मींस कि जो टेस्ट पॉइंट का रीजन था, वो रीजन आपकी इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग रीजन नहीं है. ठीक है. और उसका साफ साफ मतलब है कि फिर जो ऑपोजिट रीजन है वो आपका रीजन हो जाएगा. तो यहाँ पे जैसे 0,0 अगर मैं सपोज करूं कि बी इक्वेशन में डालूं, तो आई गॉट 0 + 0 ग्रेटर देन 5 विच इज फॉल्स. तो इसका मतलब है कि बी का रीजन ओरिजिन वाला रीजन नहीं. फिर आप देखो कि अगर मैं सी में भी टेस्ट करूं, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये भी बेसिकली फॉल्स ही होगा. तो सी का रीजन भी बी मतलब ओरिजिन वाला रीजन नहीं है. और अगर मैं इसमें डालूं, तो इसमें मेरे को मिलेगा 0 + 0 लेस देन 5. दिस इज ट्रू, ये सही है. तो डी का जो रीजन है वो ओरिजिन वाला रीजन होगा. फिर अगर मैं यही 0,0 इसमें डालूं, 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी एक तरीके से मेरे को ट्रू ही लग रहा है कि हाँ भैया सही तो है ये वाला. तो यदि ये भी ट्रू है, इसका मतलब ई का रीजन जो है वो भी जिस एरिया में, जिस रीजन में ग्राफ पे ओरिजिन है, उसी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब एक चीज है कि बी और सी में क्या डिफरेंस है. तो बी और सी में ये डिफरेंस है, देखो कि बी में इक्वालिटी नहीं है. तो बी में अगर इक्वालिटी नहीं है, तो बी का रीजन बनाते समय मेरे को ये जो लाइन है x/5 + y/5 इक्वल टू 1, इसको डॉटेड पे लेना होगा. मतलब बाउंड्री विल नॉट बी सबमर्ज्ड विद द एरिया. ये बाउंड्री विल नॉट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. बाउंड्री को इग्नोर करना होगा. ठीक है. बाउंड्री विल नॉट बी टेकन इन द एरिया, रिक्वायर्ड एरिया. फिर लेकिन अगर आप देखो तो सी वाले को देखो, सी के अंदर में ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है, मतलब बाउंड्री भी इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे. इसमें ऊपर वाला एरिया आएगा और साथ में बाउंड्री भी आएगा. फिर बी वाले में मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बी वाले में सिर्फ एरिया आएगा, बाउंड्री नहीं आएगा. मतलब x/5 + y/5 इक्वल टू 1 का जो लाइन है, उस लाइन का कोई भी पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट आप देखो डी. तो डी के अंदर में भी आप देखोगे कि इक्वालिटी नहीं दिया हुआ है. और डी जो है, डी के टाइम पे टेस्ट पॉइंट डालने पे मेरे को ट्रू मिल रहा है. तो ट्रू मिल रहा है मतलब जिधर ओरिजिन है उधर वाला एरिया ही इसका एरिया है, डी का एरिया है. ठीक है. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिधर ओरिजिन है उधर वाला एरिया ही डी का एरिया है,
लेकिन इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, बाउंड्री एक्सक्लूड करके। तो मतलब इसका ग्राफ अगर मेरे को बनाना है तो द लाइन ऑफ x/5 प्लस y/5 इक्वल टू 1 शुड नॉट बी अ सॉलिड लाइन, इट शुड बी अ माने कि डॉट 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 होगा, ठीक है, ब्रोकन लाइन होगा वो। और लास्टली ई वाला, ई वाले के अंदर में मैं देख रहा हूँ कि 0 0 डालने से जो स्टेटमेंट मिल रहा है वो ट्रू है। इसका मतलब ओरिजिन में, मतलब ओरिजिन जिस एरिया में है, ये ओरिजिन जिस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी उसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिंस यहाँ पे इक्वालिटी भी है इसीलिए बाउंड्री इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द एरियाज करेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द इक्वेशंस। ओके, बी का जो एरिया है याद रखना, बी का कलर अपन देख लिए हैं कि ब्राउन है, तो मैं ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको। थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ, देखो बी का एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ इस साइड ऐसा, ये एरिया है बी का, ब्राउन वाला, लाइन के ऊपर वाला, ठीक है। और ये जो ब्लू है, ब्लू एरिया मतलब लाइन के नीचे वाला, ये वाला, ये ब्लू। ओके, इसमें बस इतना याद रखना आप लोग कि इक्वेशन बी को प्लॉट करते समय योर लाइन शुड बी डॉटेड लाइन नॉट सॉलिड लाइन, एंड इक्वेशन डी को प्लॉट करते समय योर लाइन शुड बी डॉटेड लाइन नॉट सॉलिड लाइन, ठीक है। तो दिस इज द वे हाउ वी आइडेंटिफाई एरिया रिप्रेजेंटेड बाय एनी इनइक्वालिटी। अब ये सारा कह लेने और कर लेने के बाद में मैं एक बार और पूरे बातों को रिपीट कर देता हूँ, ध्यान पूर्वक एकदम आप लोग सुन लो, ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोग से ये बोला कि देख ए बी सी डी ई, ये 5 अलग अलग टाइप का सिचुएशन हो सकता है। जो ए सिचुएशन है उसको एल्जेब्रिकली कहेंगे इक्वेशन, और जो बी सी डी ई का सिचुएशन है उसको एल्जेब्रिकली हम लोग कहेंगे इन इक्वेशन या फिर इनइक्वालिटी। इक्वेशन ए का जो ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको बोला जाएगा कर्व या फिर ग्राफ, और जो बी सी डी ई का ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो बेसिकली होगा रीजन या फिर एरिया। अब बात आता है कि इनइक्वालिटी का एरिया या रीजन ट्रेस कैसे करेंगे। तो वो करने के लिए सबसे पहले इनइक्वालिटी को आप कन्वर्ट करो इक्वालिटी में, उससे आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलेगा। उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर दो इंटरसेप्ट फॉर्म में, यानी कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्म में। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में आप लाइन को ट्रेस कर लो, लाइन को आप प्लॉट कर लो। लाइन को प्लॉट करने के बाद में चूज अ टेस्ट पॉइंट फ्रॉम योर ग्राफ, ठीक है। द टेस्ट पॉइंट मस्ट बी अ पॉइंट विच शुड नॉट बी लाइंग ऑन द लाइन, या द लाइन शुड नॉट बी पासिंग थ्रू द टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट या तो लाइन से नीचे होना चाहिए या फिर लाइन से ऊपर होना चाहिए। 99% सिचुएशंस में हम लोग ओरिजिन यानी कि 0,0 को ही टेस्ट पॉइंट लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत उससे इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर लाइन सपोज करें कि आपका ओरिजिन से पास हो रहा है, तब आपके पास में ये लिबर्टी, ये फ्रीडम, ये छूट नहीं होगा। आप उस टाइम पे ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट की तरह नहीं ले सकते, ठीक है। तो टेस्ट पॉइंट पहले आपको इनइक्वालिटी का इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बना लेने के बाद में आपको उस इक्वेशन को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद में आपको ग्राफ पेपर से एक टेस्ट पॉइंट चूज करना है। टेस्ट पॉइंट चूज करने के बाद में आप उसको इनइक्वालिटी में पुट करिए। पुट करने के बाद में यू विल गेट 2 टाइप्स ऑफ सिचुएशन। आइदर योर न्यू सिचुएशन आफ्टर पुटिंग द टेस्ट पॉइंट विल बी अ ट्रू सिचुएशन और इट मे बी अ फॉल्स सिचुएशन। अगर फॉल्स सिचुएशन है इट मीन्स द एरिया इन द ऑपोजिट रीजन इज योर करस्पॉन्डिंग एरिया, और अगर ट्रू सिचुएशन है इट मीन्स द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय योर टेस्ट पॉइंट इज द करस्पॉन्डिंग एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू को मैंने ब्लू से मार्क किया है, ब्राउन को मैंने ब्राउन से मार्क किया है, और जो लाइन वाला एक्चुअली उसको पिंक से मार्क करना चाहिए। और याद रखना, एक आखिरी बार कह रहा हूँ कि बी को और डी को प्लॉट करते समय we will never make solid line, we will always make dotted line, क्योंकि इसमें बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, इक्वालिटी का सिंबल बना के दिया हुआ नहीं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द फर्स्ट पार्ट। नाउ आई विल वेट फॉर 5 minutes एंड यू मे अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो। हाँ बताओ बेटा। तो अगर हम लोग को 2 इक्वेशन आपके दे देते हैं और एक में हम लोग को डॉटेड लाइन बनाना, दूसरा में एकदम सॉलिड, तब क्या करेगा? तभी भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, खाली उस टाइम पे ऐसा होगा जैसे अभी हम लोग ब्लू ब्राउन से मार्क कर रहे हैं, उस टाइम पे उन दोनों इक्वेशन का जो कॉमन एरिया होगा उसको कोई चीज से शेड करेंगे।
लेकिन बेसिक लॉजिक यही रहेगा, और हर लाइन के करेस्पॉन्डिंग एक टेस्ट पॉइंट अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टेस्ट पॉइंट सारे लाइन के लिए वर्क करेगा, वो जरूरी नहीं। सर हाँ सर, अगर जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस बन रहा है तो ओरिजिन को नहीं लेंगे ना, तब तो शायद नहीं, तब हम either लोग of को x कोई axis- पॉइंट, हाँ मतलब एक्स एक्सिस के राइट साइड में, ये मतलब एक्स एक्सिस के अबव या बिलो, और वाई एक्सिस के राइट साइड या लेफ्ट साइड से कोई पॉइंट चूज करना होगा। ठीक है सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? स्टूडेंट्स आप लोग खुद को अनम्यूट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट और रुकूंगा डाउट सेट रेज करने के लिए। चलो कोई डाउट नहीं पूछ रहा तो आई थिंक कि ये पार्ट सबके लिए पढ़ा हुआ ही है, मैं फिर भी बस रिवाइज करा रहा था। एक बार सब लोग मेरे को हाँ बोल दो अगर ये सारा क्लियर है 100%। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 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 हाँ सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो ये समझा लेने के बाद में नाउ आई विल कम टू आवर चैप्टर। हम लोग के चैप्टर में एक्चुअली क्या है, एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर मैं पहले एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या समस्या है हम लोग उसको समझने का ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन से ही मैं पूरा का पूरा थ्योरी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, और थ्योरी के साथ साथ उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे। आप लोग सब लोग, मैं कहूंगा कि बहुत ही फोकस होके अच्छे से देखिएगा, और कोई भी स्टूडेंट ऐसे रूम में ना बैठे जहां कोई भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन हो। आप लोग एकदम से आइसोलेटेड रूम में बैठे, ईयरफोन का जरूर से यूज करें। ठीक है, देखो ये आपके आंखों के सामने में एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको स्लोली स्लोली मैं पढ़ता हूं और एक्सप्लेन भी करने का मैं ट्राई करूंगा। ठीक है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट। एक मॉडल का नाम है कैपिटल ए और एक मॉडल का नाम है कैपिटल बी ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग। ठीक है, और ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग। ये दिया हुआ हम लोग को, ये सब कुछ कुछ बात बताया हुआ है। ठीक है, एंड 3 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग, और इसमें 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। ठीक है, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180 and 30 respectively. The company makes a profit of 8,000 rupees on each piece of model A and 12,000 rupees on each piece of model B. How many pieces of model A and model B should be manufactured per week to realize a maximum profit? What is the maximum profit per week? ठीक है, अभी बहुत ही लंबा महाभारत जैसा सवाल है, दिमाग में आ रहा हो या सर क्या चैप्टर में फंसा दिए, अच्छा खासा उससे पुराना चैप्टर चल रहा था, दिमाग कम लगता था। इसमें भी दिमाग बेटा बहुत कम लगेगा, बहुत आसान चैप्टर है। मैं अब आप लोग को चैप्टर में क्या करना है कैसे करना है वो एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। बहुत बार देखो क्या होता है, ये जितने भी कॉमर्स वाले लोग हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इकोनॉमिक्स के पहले क्लास से लेके आखिरी क्लास तक एक बात समझाया जाता है कि रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ये पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? हाँ बोल के रेस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो मतलब इंसान का नेचर कैसा होना चाहिए? इंसान का नेचर होना चाहिए कि भाई वो अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज कर सके, वो अपने रिसोर्सेज को बहुत ही अच्छे तरीके से मैक्सिमम प्रोडक्टिव तरीके से यूज कर सके, ये उसका एम होना चाहिए। और ये चैप्टर भी कहीं ना कहीं उसी चीज पे बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी भी हम लोग कोई चीज मैन्युफैक्चर वगैरह करना चाहते हैं तो कभी भी हम लोग के पास में रिसोर्सेज इनफाइनाइट अवेलेबल नहीं होता, चाहे आप लैंड का बात करो, चाहे आप लेबर का बात करो, चाहे आप कैपिटल का बात करो, चाहे कोई भी चीज का बात करो, वो सब चीज हम लोग के पास में इनफाइनाइट कभी नहीं होता। ठीक है, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। अब लेकिन लिमिटेशन होने के बावजूद भी हम लोग का एम हमेशा यही होता है कि अगर हम लोग कोई टाइप का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हम लोग का लेबर का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, हम लोग के कैपिटल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कोई अगर स्टोरेज कॉन्स्ट्रेंट है हम लोग के पास में तो उसका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग बेसिकली इसी बात को सीखेंगे कि गिवन सर्टेन कंडीशंस के अंदर में कोई भी जो रिसोर्सेज हम लोग को मेंशन करके दिया गया है उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है।
ठीक है, दिस इज द मेन एम और मेन स्ट्रेटेजी ऑफ द होल चैप्टर। ठीक है, आई होप कि इतना सा बात सारे स्टूडेंट्स को एक बार के लिए समझ में आ गया। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग सवाल को पढ़ते हैं और सवाल को पढ़ के ही एक एक चीज को हम लोग डिसाइड करने का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा है आप लोग से, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि हाउ मेनी मॉडल्स ऑफ मतलब पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक, ओके, टू रियलाइज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपको याद होगा कि बचपन से यार वही तो तरीका है हम लोग का कि ऐसा करो कि जो चीज नहीं मालूम है उसको एक्स पकड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे कि जो चीज नहीं मालूम है उसको हम लोग एक्स पकड़ लेंगे, और हर क्वेश्चन में ऐसा कोई ना कोई लास्ट में आपसे चीज पूछा हुआ होगा कि ये कितना बनाना चाहिए, वो कितना बनाना चाहिए, इसको कितना खरीदना चाहिए, उसको कितना खरीदना चाहिए, ऐसा कुछ चीज होगा हर क्वेश्चन के अंदर। और उन चीजों का आप हमेशा एक्स वाई इसी दो वेरिएबल से रिप्रेजेंट करोगे। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिखना चाहता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ, पीसेस का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, let the number of pieces of model A to be produced is equal to X and the number of pieces of model B to be produced is equal to Y। आई होप कि ये सबको समझ में आया। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब ये जो x और y है, ठीक है, ये x और y आप लोग याद रखना कि इनको बोला जाता है DESCISION वेरिएबल। मैं फॉर्मल डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, बट अभी के लिए बस देखो, इसको बोला जाता है डिसीजन वेरिएबल। लॉजिक क्या है इसको डिसीजन वेरिएबल बोलने का? इसको डिसीजन वेरिएबल बोलने का लॉजिक ये है बेटा कि दिस विल हेल्प अस टू डिसाइड कि हम लोग कितना ए बनाएं और कितना बी बनाएं। इसीलिए इनको बोला जाता है डिसीजन वेरिएबल, बिकॉज दे विल हेल्प अस इन टेकिंग द डिसीजन, इसीलिए इनका नाम हो गया डिसीजन वेरिएबल। उसके बाद में बात है कि साथ में हमको एक सवाल और भी पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब आप सवाल को जब पढ़ोगे इस लाइन में देखो क्या दिया, द कंपनी मेक्स, ध्यान से देखना स्क्रीन के ऊपर में, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 on each piece of model A and 12,000 on each piece of model B। तो मॉडल ए के एक पीस से कितना प्रॉफिट आता है 8,000, मॉडल बी के एक पीस से कितना प्रॉफिट आता है, तो आंसर इज 12,000। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई बंदा एक्स पीस ऑफ मॉडल ए बनाता है और वाई पीस ऑफ मॉडल बी बनाता है तो उस बंदे को कितना प्रॉफिट होगा, तो आंसर इज कि 8,000 एक्स प्लस 12,000 वाई। भाई एक पीस से 8,000, दो पीस से 8,000 इंटू 2 मतलब 16,000, तीन पीस से 8,000 इंटू 3 यानी कि 24,000। तो अगर कोई एक्स पीस प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका टोटल प्रॉफिट 8,000 एक्स, और कोई अगर वाई पीस प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें पर पीस हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है 12,000, तो उसका टोटल प्रॉफिट 12,000 वाई, और दोनों का मिला के टोटल प्रॉफिट 8,000 एक्स प्लस 12,000 वाई। इस चीज को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, ठीक है। और ये जो है ये एक टाइप का आप ऐसा समझो कि एक एक्सप्रेशन है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके प्रॉफिट कितना आ रहा है, और इस क्वेश्चन में आपका यही एम है कि मैक्सिमम प्रॉफिट पता किया जाए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट? तो हर एक सवाल के अंदर में आपको ऐसा भी कोई ना कोई चीज मिल जाएगा जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। कुछ चीज तो आपको एग्जैक्टली बताना है कि ये कितना प्रोड्यूस करना है, वो कितना प्रोड्यूस करना है, उसको हम लोग लेंगे एक्स और वाई और उसको बोला जाएगा डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। फिर कभी कॉस्ट से रिलेटेड सवाल होगा, कभी प्राइस से रिलेटेड सवाल होगा, कभी प्रॉफिट से रिलेटेड सवाल होगा। तो उस केस में आपको टोटल प्रॉफिट या टोटल कॉस्ट जिस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होगा आपको, उसको आप हमेशा z से रिप्रेजेंट करोगे, और इस चीज को हमेशा बोला जाएगा, मैं इसको एक अलग रंग से मतलब मार्क कर देता हूं, पिंक। पिंक वाले को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ये हम लोग का ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे पिंक कलर से मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी मार्क कर देता हूँ कि z इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और पिंक कलर से ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैंने मार्क कर दिया अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन में अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है।
रेस्ट्रिक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, धीरे धीरे सुनो। मॉडल ए का जब एक पीस प्रोड्यूस होगा तो उसके प्रोडक्शन में देयर आर टू पार्ट्स इन प्रोडक्शन। वन पार्ट इज फैब्रिकेटिंग एंड द अदर पार्ट इज फिनिशिंग। ठीक है, आप ऐसा समझें कि वो बचपन में क्या आप लोग हैना मोंटेना और पता नहीं क्या क्या गुड़िया उड़िया से खेलते थे, तो एक बार उसका बाल वाल बनाया जाता है और एक बार फाइनली उसके बाल वाल को ठीक किया जाता है। अब जब वो गुड़िया मिलता है बारबी वारबी का तो चोटी बना के दिया जाता है, उसमें रबड़ लगाया हुआ होता है, दैट इज यू थिंक कि वो फिनिशिंग पार्ट हो गया। और जो उसके हेयर्स का प्रोडक्शन वाला पार्ट है वो फैब्रिकेशन वाला पार्ट है। तो एक डॉल को टोटली प्रोड्यूस करने के लिए वन पार्ट इज फैब्रिकेशन, अनदर पार्ट इज फिनिशिंग। ओके, और मॉडल ए में आप देखो क्लियरली बोला हुआ है, मैं एक बार हाईलाइट कर रहा हूं इसको, कि ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। और बी के लिए मैं कोई दूसरे रंग से हाईलाइट कर देता हूं, से ग्रीन कलर से, कि ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग। और काफी अजीब सा बात यह है कि हम लोग अगर देखें कि हमारे पास में फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग के लिए लेबर आवर्स अवेलेबल कितना है, तो येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूं कि फैब्रिकेटिंग के लिए टोटल लेबर आवर 180 ही अवेलेबल है और फिनिशिंग के लिए टोटल लेबर आवर 30 ही अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं एक एक करके रेस्ट्रिक्शंस का बात करता हूं। ठीक है, तो पहला रेस्ट्रिक्शन जैसे मैं फैब्रिकेटिंग से लेके बात करूं तो सिंस फैब्रिकेशन को लेके मेरे पास में लिमिटेशन है, मेरे पास में रेस्ट्रिक्शन है, मेरे पास में बैरियर है, तो यहाँ इस चैप्टर में एक फैंसी वर्ड यूज किया जाता है जिस वर्ड को हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट इज अ सिनोनिम ऑफ बैरियर। बैरियर की भी ये सिनोनिम है, आप बोलो कि लिमिटेशन का भी ये सिनोनिम है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट, और फिलहाल मैं सबसे पहले बात करूंगा फैब्रिकेटिंग कंस्ट्रेंट का। फैब्रिकेटिंग या केशन कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब फैब्रिकेशन कंस्ट्रेंट में क्या है, देखो मॉडल ए के एक पीस को प्रोड्यूस करने के लिए आई नीड 9 लेबर आवर। ठीक है, और मॉडल बी के एक पीस को प्रोड्यूस करने के लिए आई नीड 12 लेबर आवर, और मैक्सिमम लेबर आवर जो अवेलेबल है दैट इज 180। तो एक्स पीस ऑफ ए को प्रोड्यूस करने के लिए आई वुड नीड मोस्ट प्रोबेबली 9x लेबर आवर्स। एक पीस के लिए 9 आवर, तो एक्स पीस के लिए 9x लेबर आवर। फिर वाई पीस ऑफ मॉडल बी को प्रोड्यूस करने के लिए आई वुड बी नीडिंग 12y लेबर आवर्स। एक पीस ऑफ मॉडल बी के लिए 12 लेबर आवर, तो y पीस ऑफ मॉडल बी के लिए आई नीड 12y लेबर आवर। ओके, सो 9x प्लस ये हो जाएगा 12y। बट दुख का बात है कि मेरे पास में जो मैक्सिमम लेबर आवर अवेलेबल है दैट इज जस्ट 180 से ज्यादा लेबर आवर मेरे पास में नहीं है। तो इसका मतलब है कि 9x प्लस 12y का जो वैल्यू है that should be either less than 180, that is feasible for me, or it may be maximum to maximum equal to 180, but 9x plus 12y का value can never be greater than 180. I hope कि ये सबको समझ में आ रहा होगा। This is fabrication constraint. Okay? मैं डाउट पूछने के लिए टाइम दूंगा, अभी थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखो। ठीक है, ये हो गया फैब्रिकेशन कंस्ट्रेंट। अब मैं इसी के साइड में लिखूंगा फिनिशिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, अब फिनिशिंग कंस्ट्रेंट में क्या होगा, देखो एक पीस ऑफ मॉडल ए बनने के लिए फिनिशिंग के लिए अपने को चाहिए 1 घंटा, ये देखो यहां मेंशन किया 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। और एक पीस मॉडल बी बनने के लिए हमको चाहिए 3 घंटा, 3 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग। और मैक्सिमम आवर्स जो मेरे पास में अवेलेबल है वो अवेलेबल आवर कितना है, 30। ठीक है, तो आप देखो कि एक पीस के लिए 1 घंटा, तो x पीस के लिए x इंटू 1 यानी कि 1x आवर्स। ठीक है, और एक पीस ऑफ b के लिए आई नीड 3 आवर्स ऑफ फिनिशिंग, तो y पीस के लिए वो हो जाएगा प्लस 3 इंटू वाई। और मैक्सिमम लेबर आवर जो अवेलेबल है दैट इज 30। सो 1x प्लस 3y का जो वैल्यू है दैट कैन नॉट क्रॉस 30, इट शुड बी आइदर लेस देन 30 और इट शुड बी इक्वल टू 30। आई होप कि ये वाला चीज भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया फैब्रिकेशन कंस्ट्रेंट और ये हो गया फिनिशिंग कंस्ट्रेंट। तो ये फैब्रिकेशन कंस्ट्रेंट और फिनिशिंग कंस्ट्रेंट ये सब तो क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया हुआ रहेगा। किसी और सवाल में हो सकता है कि कैपिटल को लेके कोई कंस्ट्रेंट रहे कि आपके पास में मैक्सिमम रुपया मान लो कि 10,000 रुपया ही है, मॉडल ए का एक पीस बनाने में 500 रुपया लगता है, मॉडल बी का 2 पीस बनाने मतलब एक पीस बनाने में 200 रुपया लगता है।
उससे रिलेटेड कोई कंस्ट्रेंट आएगा एंड सो सवाल दर सवाल वो कंडीशंस चेंज होता रहेगा। बट ऐसा कुछ जब आप क्वेश्चन पढ़ लोगे तो पढ़ने के बाद में इस टाइप का कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। याद रखना कि एवरी रेस्ट्रिक्शन और एवरी कंडीशन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन विल अल्टीमेटली टेक अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। और वो इनइक्वालिटी फैब्रिकेशन कंस्ट्रेंट, फिनिशिंग कंस्ट्रेंट, इन सब नामों से जाना जाएगा। तो कुछ कुछ इनइक्वालिटी और कुछ कुछ कंस्ट्रेंट तो आपको सवाल में मेंशन करके दिया हुआ रहेगा, और कुछ कुछ इनइक्वालिटी और कुछ कुछ कंस्ट्रेंट हम लोग हमेशा बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे। जैसा कि मैंने माना कि लेट द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ मॉडल ए टू बी प्रोड्यूस्ड इज एक्स। अब एक्स का वैल्यू देखो बेटा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप जरा इमेजिन करो कि नेगेटिव नंबर ऑफ डॉल्स प्रोड्यूस करें, क्या मतलब हो, मतलब आप फैक्ट्री में बनाने का ट्राई करो और वहीं पे आप नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो नेगेटिव एक्स या नेगेटिव वाई का कोई मीनिंग नहीं होता। इनफैक्ट इस बात को भी आप गांठ बांध के रखो कि डिसीजन वेरिएबल आपका जो भी होगा किसी भी सवाल के अंदर वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, और इस चीज को बोला जाता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, ठीक है। ये हर क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट आपको मान के चलना है कि जो भी आपका डिसीजन वेरिएबल आपने चुना है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली वर्बल फॉर्म से मैथमेटिकल फॉर्म ले चुका है। वर्बली ये काफी बड़ा सा यहाँ पे पता नहीं कुछ कुछ दिया हुआ था। अब हमने क्या किया, इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जहां पे मैंने जो चीज मेरे को फाइनली फाइंड करना है उसको मैंने नाम दिया है डिसीजन वेरिएबल। एक को मैंने x माना है, दूसरे को मैंने y माना है, ठीक है। फिर जिस चीज को मेरे को मैक्सिमम या किसी किसी सवाल में कभी मिनिमम करना रहेगा, तो जो भी कोई चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना है उस चीज के रिलेटेड जो इक्वेशन होगा, दोबारा बोल रहा हूँ, जिस किसी भी चीज को आपको मैक्सिमम या मिनिमम करना है उससे रिलेटेड जो इक्वेशन आप फॉर्मुलेट करेंगे सवाल पढ़ के, उस इक्वेशन को बोला जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और उसका स्टैंडर्ड लेटर है रिप्रेजेंट करने के लिए z, हमेशा z ही होगा। और क्वेश्चन के अंदर में जो भी कंस्ट्रेंट, जो भी लिमिटेशंस आपको वर्बली मेंशन करके दिया जाएगा, उसको जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू राइट डाउन सर्टेन इनइक्वेशंस करेस्पॉन्डिंग टू एवरी लिमिटेशन। हर लिमिटेशन के लिए एक इनइक्वालिटी बनेगा और उस इनइक्वालिटी को हम लोग नाम देंगे कॉन्स्ट्रेंट का, ठीक है। अगर वो फैब्रिकेशन से रिलेटेड इनइक्वालिटी है तो उसका नाम हो जाएगा फैब्रिकेशन कॉन्स्ट्रेंट। अगर वो फिनिशिंग से रिलेटेड इनइक्वालिटी है तो उसका नाम हो जाएगा फिनिशिंग कॉन्स्ट्रेंट। अगर वो कैपिटल से रिलेटेड इनइक्वालिटी है तो उसका नाम हो जाएगा कैपिटल कंस्ट्रेंट, ठीक है। और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट हमेशा वैलिड रहेगा कि जो आपका डिसीजन वेरिएबल है दैट कैन नेवर बी लेस देन 0, इट विल ऑलवेज बी आइदर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अब क्या है, अब सिचुएशन बहुत सिंपल है। अब सिंपल ये है सिचुएशन कि आई वांट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 गिवन दैट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 सारा का सारा वैलिड हो। मैं अपने बात को रिपीट कर रहा हूं। अब मैंने पूरे इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में अब मेरे को क्या करना है, इक्वेशन 1 के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, मेरे को इक्वेशन 1 के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है गिवन दैट कि इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 भी होल्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार रुकता हूँ। किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछो। सर अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम का जगह मिनिमम होता तब? एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बस ये है कि जो हमारा एम है दैट विल चेंज एंड इट विल बी नाउ हम लोग मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा? कुछ नहीं, वो लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि आपके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल है कि मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल। वो चीज हमको मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज करना है, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा हाँ सर, और ये जो हमने जो इक्वेशन लिखा है 9x + 12y वाला, तो इसमें हमने इक्वल वाला साइन क्यों नहीं दिया? सिर्फ इक्वल वाला साइन सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पूरा का पूरा रिसोर्सेज यूज करो। सपोज करो कि आपको कोई बिजनेस करना है, ठीक है, और आपके पास में बिजनेस करने के लिए 10,000 रुपया है, तो जरूरी थोड़ी कि आप पूरा का पूरा 10,000 रुपया खर्चा कर ही दोगे बिजनेस करने के लिए।
हाँ आप तो ऐसा भी हो सकता है कि 9,000 से बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, 8,000 से बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, बट जो मैक्सिमम कैपेसिटी है आपके पास में कैपिटल लगाने का वो 10,000। तो आप 10,000 भी लगा सकते हो, उससे कम भी लगा सकते हो, लेकिन आप 10,000 से ज्यादा नहीं लगा पाओगे कभी भी। इसीलिए लेस भी होगा, इक्वल भी होगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, और भी किसी को स्टूडेंट का डाउट? सर हाँ बोलो। सर ये कॉन्स्टेंट मतलब एक बार समझा दीजिए ना, क्या होता है ये एक बार? कॉन्स्ट्रेंट मतलब बेटा देखो, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन। आप सपोज करो कि एक बाइक चलाते हैं, ठीक है, आपके पास में मान लीजिए कि एक्टिवा है, एक्टिवा को आप 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चला सकते, उसका एक लिमिटेशन है, 100 मैक्सिमम है उसका, समझ रहे हो? तो वो हाँ जो सर। लिमिटेशन है, वो जो रेस्ट्रिक्शन है, उसी के लिए एक वर्ड है कॉन्स्ट्रेंट। अब कॉन्स्ट्रेंट सपोज करो कि जो भी कोई ये मॉडल, ए मॉडल भी बना रहा है, इसके पास में सपोज करो कि इनफाइनाइट लेबर अवेलेबल है, तब तो ये बनाता ही रहेगा, फिर तो इसका जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाएगा। आज सब लोग सोचो इस चीज को, यदि इस बिजनेसमैन के पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेबर आवर्स अवेलेबल रहता है, ठीक है, तो उस टाइम पे तो इसका प्रॉफिट इनफाइनाइट हो जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉडल ए बना लेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉडल बी बना लेगा, और फिर इसका प्रॉफिट भी इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन वैसा हो नहीं सकता ना, एक सर। अपर लिमिट तो होगा कि इतना से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ बोलो सिद्धांत। सर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में भी तो इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 50 कमोडिटी को फैब्रिकेट कर पा रहे हैं बट फिनिश 20 को ही कर पा रहे हैं, तो हाँ, एट द एंड ऑफ द डे खाली 20 कमोडिटी ये बनता सारा है। का सारा हम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा। अब हम लोग जब इसका मेथड डिवाइस करेंगे ना कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे सारा चीज कंसिडरेशन में आ जाएगा। आपका जो बात है वो ऑटोमेटिकली वहां पे आपको क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी एक बार मेरे को इसका मेथड सॉल्विंग का जब मैं बताऊंगा, तब आप अपना क्वेश्चन दोबारा पूछना। आई विल बी बेटर सूटेड टू हेल्प यू एट दैट टाइम। ठीक है सर। ठीक है, और किसी के कोई डाउट? स्टूडेंट्स फील फ्री टू आस्क, मतलब कुछ भी अगर यहां तक में समस्या है तो। अच्छा, लेट मी आस्क देन, इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन यहां तक? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। तरीका क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये सारी इनइक्वालिटी को एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग ये सारी इनइक्वालिटी को एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे, ठीक है? और प्लॉट करने के बाद में क्या होगा, वो प्लॉट करने के बाद ही बात करते हैं। एक बार मैं प्लॉट कर लेता हूँ पहले, तो बोलूंगा तो फिर आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, से फॉर 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो इक्वेशन क्या होगा, 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 180 आई बिलीव। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, डिवाइड अगर करेंगे, x डिवाइडेड बाई 20 प्लस y डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1। ये 2 का हो गया। फॉर 3 आप देखोगे कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 30 दिया हुआ, तो दिस इंप्लाइज x बाई 30 प्लस y बाई 10 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4 के लिए तो कुछ नहीं करना। 4 का मतलब तो क्या होगा, 4 का मतलब होगा x इक्वल टू 0, और 5 का मतलब होगा y इक्वल टू 0। मैं कर क्या रहा हूं, आई एम मेकिंग इट क्लियर। मैं इन चारों इनइक्वालिटी को एक ही ग्राफ में प्लॉट करने का ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, अब प्लॉट करने के लिए पहला स्टेप यही था कि सारी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करूं। मैंने सारी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इन सारे को एक ग्राफ पेपर में प्लॉट करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक स्क्रीन पर देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब आप समझिए कि एक लाइन ऐसा होगा, ठीक है, और एक लाइन कुछ मैं ऐसा बना के छोड़ देता हूँ। ठीक है, स्केल वगैरह को मैं अभी उतना अप्रोप्रिएट नहीं रख रहा हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार हम लोग बस बात को समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सब लोग स्क्रीन की तरफ देखो। ठीक है, आप लोग को अब शायद सब दिख रहा होगा। आप लोगों को इक्वेशन और ग्राफ एक साथ दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब ध्यान से देखो। हाँ सर। अब देखो, सबसे पहले जो इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, 20 पे, और वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, 15 पे। तो मैं कहता हूं कि ये वाला जो इक्वेशन है, ये आप सपोज करो कि इक्वेशन नंबर 2 है आपका। ठीक है, आप ऐसा मान के चलो कि ये एक्स एक्सिस को काट रहा है 20,0 पे, वाई एक्सिस को ये काट रहा है कहाँ पे, अच्छा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा उल्टा हो गया, एक सेकेंड।
थोड़ा ध्यान से आप लोग देखते रहे ना, मैंने गलत इक्वेशन को मार्क कर दिया, अपने को इसको मार्क करना चाहिए था, इक्वेशन नंबर 2। क्यों, मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्स एक्सिस को ये काटेगा कहाँ पे, 20,0 पे, ठीक है, और वाई एक्सिस को ये काटेगा कहाँ पे, 0,15, ठीक है। फिर ये जो दूसरा इक्वेशन है ये होगा ये वाला थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक्स का वैल्यू ज्यादा है, समझे। ये हो जाएगा 30,0, और ये हो जाएगा वाई एक्सिस में वो काट रहा है 0,10, ठीक है। फिर जो x इक्वल टू 0 है वो तो यही वाला हो जाएगा y एक्सिस, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4, ऑलराइट। और ये जो है y इक्वल टू 0 वो x एक्सिस है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। आई होप कि ये सारा इक्वेशन नंबर 2, 3, 4, 5 का प्लॉटिंग सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब हम लोग एक एक करके एरिया आइडेंटिफाई करेंगे। ऑलराइट, ध्यान से सब लोग देखो, ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा मेन पार्ट है, ऑलराइट। अब देखो आप लोगों को इनइक्वालिटी, इक्वेशन, ग्राफ सब कुछ एक ही इमेज पे अच्छे से दिखाई पड़ रहा है क्लियरली पूरा। हाँ सर। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके ऑलराइट, अब मैं बताता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर 2 के लिए, ठीक है, अगर मैं स्क्रीन पे अच्छे से देखूं तो मेरे को लग रहा है कि ओरिजिन से 2 तो पास नहीं हो रहा। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रही। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। नहीं हो रहा। तो क्या मैं इसको टेस्ट पॉइंट मान सकता हूँ ओरिजिन को इक्वेशन 2 के लिए? हाँ हाँ सर। अब जब आप ये देखो इक्वेशन 2 के करेस्पॉन्डिंग जो इनइक्वालिटी है, यहाँ ध्यान से यहाँ देखो, ये मैं येलो में मार्क कर रहा हूँ। तो इस इनइक्वालिटी जब मैं 0,0 पुट करूंगा तो मैं ऑब्जर्व करूंगा क्या, ऑब्जर्व करूंगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 180। मैं रिपीट कर रहा हूँ खुद को, हम लोग ऑब्जर्व करेंगे 0,0 इज लेस देन इक्वल टू 180। ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ट्रू। तो इसका मतलब है कि 2 के कंपैरिजन में जिस तरफ ओरिजिन है उसी तरफ का एरिया हमारा काम का एरिया है। आई होप कि समझ में आया सबको ये वाला बात। हाँ सर। तो 2 का जो एरिया होगा उसके लिए मैं एक एरो बना के छोड़ रहा हूँ कि 2 इक्वेशन के नीचे वाला एरिया 2 का एरिया हो। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग जाएंगे इक्वेशन नंबर 3 पे। 3 का ग्राफ जब मैं देख रहा हूं तो आई कैन सी कि ओरिजिन से तो 3 भी पास नहीं हो रहा, तो मैं 3 के लिए भी ओरिजिन को ही टेस्ट पॉइंट मान सकता हूं। ऑलराइट, तो अगर मैं ओरिजिन को ही 3 के लिए भी टेस्ट पॉइंट मान सकता हूं तो 3 में ओरिजिन डालने पे बेटा सोचो कि क्या निकलेगा। मैं इक्वेशन 3 को एक बार ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, ठीक है। इक्वेशन 3 में अगर हम लोग 0,0 डालें तो व्हाट विल बी द सिचुएशन? द सिचुएशन विल बी 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 30, ठीक है, विच इज ट्रू और फॉल्स? आप लोग बताओ फटाफट। ट्रू। तो 3 का भी जो वो भी 3 क्यों होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके अब नेक्स्ट हो गया 4। तो 4 बोलता है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो ये जो y एक्सिस है ये x इक्वल टू 0 का लाइन है, इसके अगर मैं राइट साइड में देखूंगा तो x का जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो सारा का सारा आएगा पॉजिटिव। y एक्सिस के राइट साइड में x का वैल्यूज पॉजिटिव होगा, क्योंकि x एक्सिस पे यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, तो इस तरफ सारा पॉजिटिव वैल्यूज है और इस तरफ लेफ्ट साइड में सारा नेगेटिव वैल्यूज है। लेकिन मेरे को इक्वेशन 4 बोलता है कि x का वैल्यू आप पॉजिटिव वाला लीजिए, तो मेरे को y एक्सिस का राइट साइड लेना चाहिए कि लेफ्ट साइड लेना चाहिए? रेस्पॉन्ड करो सर राइट साइड। राइट साइड। वेरी गुड। तो 4 के करस्पॉन्डिंग भी ये राइट साइड ऐसा होगा, ठीक है। और अब लास्ट चीज आप लोग बताओ फटाफट कि 5 के करस्पॉन्डिंग आई शुड गो फॉर द अपर पार्ट और द लोअर पार्ट? पार्ट। 5 represents y equal to 0, the lower part represent y नेगेटिव, यहाँ पे सारा y नेगेटिव होता है ना, और अपर पार्ट रिप्रेजेंट्स y पॉजिटिव। तो 5 कहता है कि भाई पॉजिटिव y लीजिए, तो इसका मतलब 5 के करस्पॉन्डिंग भी जो मेरे को एरिया लेना चाहिए वो आई बिलीव कि अपर पार्ट लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो एरिया से रिलेटेड मैंने चारों इनइक्वालिटी का जो एरिया है वो मैंने मार्क कर लिया। अब मैं कॉमन एरिया को थोड़ी देर में शेड करूंगा। आई विल वेट फॉर 10 सेकेंड्स। अगर किसी स्टूडेंट को यहां तक में कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करके पूछो।
ओके, आई थिंक कि किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने जो एरियाज मार्क किया है ये क्लियर डाउट है जयंती? हाँ सर वो जो हाँ बोलो। आपने बोला ना कि x मतलब पॉजिटिव x या y जो भी पॉजिटिव अगर हम ले और वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसमें ग्रेटर वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन इक्वल वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको। देखो इक्वल वाला कंडीशन का ऐसा है कि इसमें बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, तो ग्रेटर वाला भी लेना है, इक्वल वाला भी लेना है, इसीलिए मैंने वाई एक्सिस को डॉटेड नहीं बनाया, इसीलिए जो मेरा वाई एक्सिस है वो सॉलिड कलर में है। अगर सिर्फ ग्रेटर वाला मैं लेता तो वाई एक्सिस में डॉटेड बनाता। जयंती समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, और कोई डाउट किसी का? सर एक बार इक्वेशन 5 रिपीट करिए ना। इक्वेशन 5 बेटा आप देखो कि क्या है इक्वेशन यहाँ पे, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 होता है x एक्सिस, ठीक है। और आपको इनइक्वालिटी 5 बोल रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है आपको। अब आप सोचो कि y एक्सिस के मतलब y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस होता है, x एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट में y ग्रेटर देन 0 आएगा कि नीचे वाले पार्ट में आएगा, आप बताओ। ऊपर। तो इसीलिए हम लोग को कौन सा लेना चाहिए, ऊपर वाला। हाँ ठीक है, क्लियर है ठीक सबको यहाँ तक? ओके, अगर सबको ये जो मैंने ग्राफ पे एरो बनाया है अगर क्लियर है तो प्लीज सब लोग एक साथ हाँ बोलो एक बार। हाँ सर। ओके ऑलराइट, तो अब मैं कॉमन एरिया को शेड करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको एक सुंदर कलर गुलाबी से मार्क कर देते हैं। सब लोग ध्यान पूर्वक देखो, मैं पहले बाउंड्रीज को शेड कर लेता हूँ, मतलब बाउंड्रीज मतलब ये इनसाइड एक्स एक्सिस होना चाहिए, ओके, बाहर कुछ नहीं होगा। ये जो एरिया है ये होगा आपका एरिया, पिंक वाला। ये पिंक वाला जो एरिया है ये एक ऐसा एरिया है जो सारे इनइक्वालिटीज को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? हाँ सर। यस सर। रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, सिद्धांत बेटा आप कहाँ हो, आओ अनम्यूट करो खुद को। हाँ सर। सिद्धांत अब समझ में आया आपको, ऑटोमेटिकली सब चीज वैलिड हो गया? हाँ सर। ओके, तो अब देखो ये जो पिंक वाला एरिया है ये एरिया ऐसा एरिया है जो सारी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, ओके। और मैथ्स के भाषा में इस पिंक वाले एरिया को बोला जाता है, ये इकोनॉमिक्स का टर्म है, फीजेबल रीजन, FEASIBLE, फीजेबल रीजन, ठीक है। आप लोगों को याद होगा कि फीजेबल रीजन वर्ड आप लोग को मिला है। फीजेबल रीजन का मीनिंग होता है एक ऐसा रीजन जहां के लिए कोई भी पॉइंट चूज करना आपके हाथ में है, आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। फीजेबल रीजन वर्ड सबका सुना हुआ है, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फीजेबल रीजन का जो कंसेप्ट है एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पे भी है, ठीक है। फीजेबल रीजन में आप लोग के लिए ऐसा था कि फीजेबल रीजन का आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते थे, लेकिन सिचुएशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ऑप्टिमम बेनिफिट उठाने के लिए आप कौन सा पॉइंट चूज करते थे? आप हमेशा बाउंड्री पे लाइन पॉइंट चूज करते थे शायद, बोलो हाँ सर। हाँ सर। हाँ ये सर। मिला है ना सबको अभी तक ऐसा? हाँ सर। ओके ऑलराइट, सर वापस रिपीट कीजिए ना। बेटा थोड़ा ध्यान से आप करना, मतलब क्योंकि तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि अभी भी सोल्यूशन में कुछ पार्ट्स बाकी है, ओके। आप लोगों को मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज आप लोग एक ऐसे रूम में बैठे जहाँ कोई प्रकार का नॉइज नहीं हो, ईयरफोन्स का यूज करें, सो दैट कि मतलब रिपीटेशन वाला काम मेरे को करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन वही कि बहुत ज्यादा लंबा फिर क्लास खिंच जाएगा, फिर कुछ स्टूडेंट्स को उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्लास सर बहुत लंबा ले रहे हैं। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अभी ध्यान से सुनो वापस। फीजेबल रीजन मतलब एक ऐसा रीजन जिसका सारा पॉइंट्स आप ले सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फीजेबल रीजन के सारे पॉइंट्स पे आपको ऑप्टिमम सिचुएशन मिलेगा वो जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस फीजेबल रीजन के अंदर लाइन, ध्यान से सुनना, कोई भी पॉइंट पे मैं ग्रीन कलर से उसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी पॉइंट मैं ले सकता हूँ और उसको मैं अपना आंसर बना सकता हूँ, लेकिन ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मेरे लिए अचीव करना पॉसिबल तो है, लेकिन इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम ऑप्टिमम आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा, दैट इज नॉट नेसेसरी।
इकोनॉमिक्स में आप लोग को याद होगा कि उस कर्व के और ओरिजिन के बीच में जितना भी रीजन होता था वो फिजिबल रीजन था, वो फिजिबल पॉइंट्स था, आप उसमें से कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो, लेकिन आपका जो ऑप्टिमम कंडीशन है वो हमेशा बाउंड्री पे लाई करता था। ये बात सबको याद है? प्लीज रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना। हाँ सर। पता। किसको नहीं पता? डिम्पी। हाँ। तो डिम्पी आप टेंशन मतलब, अभी मैं आगे एक लाइन बोलूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। आप बस ऐसा समझो, डिम्पी के लिए कह रहा हूँ, जो भी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए ये चीज कह रहा हूँ कि पिंक वाला एरिया का सारा पॉइंट आपके जेड का सोल्यूशन बन सकता है, बिकॉज पिंक वाला एरिया में जितना पॉइंट लाई करेगा इट विल बी वैलिड, मतलब इन लोग के साथ में सारा कंडीशंस वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 4 5 जो कंडीशंस आपका था वो कंडीशंस इनके लिए ट्रू होगा, लेकिन इन सारे पॉइंट्स पे आपको जेड का मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, यही है बस। और फिजिबल रीजन के कॉन्सेप्ट में भी यही होता है कि एक कर्व के अंदर वाला सारा पॉइंट जो है वो फिजिबल पॉइंट्स है, आप उसको सोल्यूशन मान सकते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स पे ऑप्टिमम कंडीशन यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम प्रॉफिट जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं दे विल अंडरस्टैंड कि हमेशा बाउंड्री पे आता था, और जो आज मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग आज मेरे से एलपीपी पढ़ रहे हैं, उनको मैं समझाता हूं हम लोग की इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम प्रॉफिट है दैट विल ऑलवेज लाई ऑन वन ऑफ द वर्टेक्स। देखो मैं गोल गोल करके मार्क कर रहा हूं ग्रीन कलर से, वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। इस पॉइंट को गांठ बांध लो, मैं दोबारा कह रहा हूं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन और द मिनिमम वैल्यू ऑफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल नेवर लाई इन द पिंक रीजन। वो फिजिबल रीजन में कभी अंदर लाई नहीं करेगा। आपका जो मैक्सिमम का, ऑप्टिमम का या मिनिमम का कोई भी मेन कंडीशन का, ऑप्टिमम कंडीशन का जो पॉइंट है दैट विल ऑलवेज बी वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ योर फिजिबल रीजन। एक बात तो आप यहाँ पे समझो कि फिजिबल रीजन हमेशा आपके लिए कोई ना कोई पॉलीगॉन होगा, क्योंकि फिजिबल रीजन विल ऑलवेज बी सराउंडेड बाय सम स्ट्रेट लाइंस। ओके, क्योंकि आपका जो इनइक्वालिटी था वो सारा का सारा लीनियर इनइक्वालिटी है, तो लीनियर इनइक्वालिटी जब आप प्लॉट करेंगे तो ये सारा का सारा ग्राफिकली क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। और स्ट्रेट लाइन बना के जब लास्ट में आपको एक कॉमन एरिया मिलेगा तो वो एरिया पक्का एक ऐसा एरिया होगा जो हर साइड से स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड होगा, ठीक है, उसका सारा बाउंड्री स्ट्रेट लाइन होगा। तो दिस विल बी बेसिकली अ पॉलीगॉन ऑलवेज। एंड आपको एक फैक्ट रिमेंबर रखना है हमेशा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है वो कभी भी फिजिबल रीजन के अंदर वाले पार्ट में नहीं लाई करेगा। इट विल ऑलवेज लाई ऑन वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ योर फिजिबल रीजन। मैं रिपीट कर रहा हूं, इट विल ऑलवेज लाई ऑन वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ योर फिजिबल रीजन। ओके, अब यहां पे देखो 4 वर्टेक्स है, मैं नाम दे देता हूं। So this is A vertex, this is B vertex, this is C vertex and this is D vertex. Okay? अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यार कि A vertex तो बहुत ही इजीली हम निकाल सकते हैं, 0,0। ये शायद दिखाई दे रहा है सबको, एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। वर्टेक्स बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं 20,0। D वर्टेक्स भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं 0,10। और ग्राफ पेपर में तो आप सी वर्टेक्स भी ग्राफ देख के निकाल सकते हैं, लेकिन सी के लिए आई विल से कि कभी भी ग्राफ से निकालना मत, क्योंकि हो सकता है कई बार आपका स्केल ठीक नहीं हो तो आप गलत पॉइंट निकाल लेंगे। तो सी सॉल्व करने के लिए, सी फाइंड करने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, देखो वी कैन क्लियरली सी दैट द पॉइंट सी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, द पॉइंट सी इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो भाई इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता था? सॉल्व करना। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर लो। भाई ये है अपना इक्वेशन नंबर 2 और ये है अपना इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मैं क्या करता हूं कि 3 को ना 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या दिक्कत है। तो 4x + 12y = 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका नया इक्वेशन 3। अब आप 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिलेगा 5x = 60 और x = शायद यहां से मिल जाएगा आप लोग को 12, ठीक है। और x = 12 एक बार अगर मिल गया तो इक्वेशन 3 से आपको मिलेगा 12 + 3y = हाउ मच 30। सो यहां से मिलेगा 3y = 18 और यहां से मिलेगा y = 6। तो अल्टीमेटली आई कैन से कि जो C पॉइंट होगा वो C पॉइंट होगा हमारे लिए क्या, x का वैल्यू कितना आया था 12,6।
सी पॉइंट होगा 12,6। ठीक है, तो अब मैं रिपीट एक बार और करता हूं, सारी जो भी इनइक्वालिटीज होंगे उनको आपको एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, सबका कॉमन रीजन ढूंढना है। जो कॉमन रीजन आएगा दैट विल बी योर फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन का मतलब ये हुआ कि द पॉइंट्स लाइंग इन द पिंक रीजन आर द पॉइंट्स which will satisfy all these 4 inequalities. ठीक है, but there is a catch. At those points the maximum value of z will never exist. z का जो maximum value है वो हमेशा vertex पे ही exist करेगा, इस polygon के कोई ना कोई एक vertex पे। तो इसीलिए it is necessary to find out all the vertices. अब मैंने सारे vertices को ढूंढ लिया, एक vertex आया a, एक आया b, एक आया c, एक आया d। अब कुछ कुछ का vertices का जो coordinates है वो ग्राफ से डायरेक्टली बहुत क्लियर होता है, लेकिन कुछ कुछ का कोऑर्डिनेट्स ग्राफ से क्लियर नहीं होगा। जिनका कोऑर्डिनेट्स ग्राफ से क्लियर नहीं होगा उसके लिए मेरा सुझाव है कि आप हमेशा इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। ये मिलने के बाद में नाउ वी आर एट द फाइनल स्टेज। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ZA, ZB, ZC और ZD फाइंड करना है। ZA मतलब z का आप इक्वेशन देखो क्या था, z का इक्वेशन था 8000x प्लस 12,000y। ठीक है, मैं यहां लिख लेता हूं, z का इक्वेशन था 8000x प्लस 12,000y। ठीक है, तो ZA निकालने का मतलब हुआ कि x की जगह 0 बिठाओ और y की जगह 0 बिठाओ, तो ZA का वैल्यू तो भैया 0 आएगा। ZB में x की जगह 20 बिठाओ, तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 2 जा 16 और 3 1 4 0, तो 1,60,000 शायद, 1,60,000। देखो ये सबको क्लियर हुआ, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। डी बिठाने का मतलब क्या होगा कि x तो 0 है और y का वैल्यू 10 लेना है, तो 1 2 मतलब 12 तो 12 भी रहेगा, 3 1 4 0, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, और ZD का मतलब होगा कि x के जगह पे 12 बिठाओ और y की जगह पे 6 बिठाओ, तो ये हो जाएगा 8। हाँ कर दिया क्या, आप C का कोऑर्डिनेट और D का कोऑर्डिनेट इंटरचेंज कर दिया, ZC और ZD। ओके ओके, थैंक यू बेटा, बहुत ही बड़ा त्रुटि होने से आपने रोक लिया, थैंक यू वेरी मच। C को मैं यहाँ चेंज करके D कर देता हूँ और ये नीचे वाले को अपन C कर देते हैं। थैंक यू दृष्टि। C, अच्छा C डालो बेटा, आप लोग तो अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, फटाफट मेरे को जोड़ के बताओ कि 8,000 into 12 कितना होगा, कितना 96,000। एक तो हो गया 96,000 और y वाले में कितना आएगा बताओ, 70,000 into 6, 72,000। 72,000 और जोड़ के बताओ कितना आएगा, 1,68,000। वेरी गुड, 1,68,000। ये समझ में आया सबको? हाँ सर। समझ में आया? बस अब आपको देखना है इस बॉक्स के अंदर में कि z का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, C पे आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि therefore we must reduce। देखो C में x का वैल्यू कितना था, 12 pieces of A and 6 pieces of B to get maximum profit। ठीक है, और maximum profit equal to and maximum profit equal to ये जो भी ZC का मैक्सिमम वैल्यू आया है 1,68,000। देखो दिस वाज द होल सोल्यूशन। सोल्यूशन में किसी को डाउट है तो मैं एक बार रुक रहा हूँ। हाँ, अगर इसी में मिनिमम आता तो फिर 0 होता क्या? मिनिमम, हाँ इस क्वेश्चन में मिनिमम पूछता तो ऑब्वियसली 0 होता, लेकिन जो मिनिमम का क्वेश्चन भी आएगा ना उसका प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होगा, खाली मिनिमम के क्वेश्चन में वी विल गिव आंसर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द बॉक्स। तो इस केस में 0 होता, इस केस में आंसर 0 होता, किसी और केस में आंसर कुछ और होगा। हाँ ओके सर। जनरली जो मिनिमम का क्वेश्चन आएगा ना उसमें आप देखोगे कि 0 है ही नहीं, उसमें मतलब कि 250 या 300 कुछ वैसा मिनिमम होता है, बट मिनिमम के लिए भी प्रोसेस सेम रहेगा कि आप ऐसे ही सब कुछ करोगे
और लास्ट में आप ये टेबल बनाओगे जिसके अंदर में आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू सारे वर्टाइसेस पे निकालोगे और निकाल के देखोगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे सबसे मिनिमम वैल्यू आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा इन द क्वेश्चन ऑफ मिनिमम। ओके। अच्छा, एनी अदर डाउट? सर मतलब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे हमें सब में क्या 5 इक्वेशंस ही लेने हैं क्या? मतलब बेटा वो कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। ये एक बेसिक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ये, इसको मैंने हाँ। कंप्लीट किया है। बाकी मैं 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसा आप लोग को, लेकिन मोर और लेस ऐसा ही थॉट रहेगा हर एक के अंदर। मतलब लाइक हम लोग पहले के चैप्टर्स में तो हमने सिर्फ 2 इक्वेशन या फिर वैसे किया था ना, नहीं तो नहीं यहाँ नहीं नहीं, पे इसमें 6 मार्क मिलता है, समझ रहे हो? हाँ तो मार्क्स जैसे मिल रहे हैं अकॉर्डिंगली ही काम भी होगा। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? सर हाँ सर इसमें ग्राफ यूज करना जरूरी है क्या? यस बेटा, इसके लिए अलग से आपको एक ग्राफ पेपर मिलेगा, एक पेज मिलेगा आपको, उसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा ओके सर। ओके, और किसी का कोई डाउट? तो मेरा था सर, थोड़ा रॉन्ग हो सकता है क्वेश्चन सर। हाँ। इसमें फिजिबल एरिया जो निकल रहा है उसमें ये इंश्योर कर रहा है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है हम लोग का कि फैब्रिकेटिंग आवर्स जो है हाँ। वो दोनों मिल जाए, और दूसरा इक्वेशन है कि फिनिशिंग आवर मिल जाए। बट ये क्या इंश्योर होगा कि दोनों एक साथ मिलेगा? मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि फैब्रिकेटिंग आवर्स वाला पॉइंट भी वैलिड है लेकिन और फिनिशिंग आवर्स वाला भी ऐसा है कि चीज नहीं, ये चीज अपन बाद में, ये फिनिशिंग देखो, फैब्रिकेटिंग का और फिनिशिंग का कॉमन रीजन लिया है ना हम लोगों ने। हाँ सर। फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग का कॉमन रीजन हमने जब लिया है, तो जब मैंने फैब्रिकेटिंग का रीजन लिया तो फैब्रिकेटिंग का कंडीशंस वैलिड हो गया। जब मैंने फिनिशिंग का कॉमन रीजन लिया तो फिनिशिंग का कंडीशंस वैलिड हो गया। और कुछ कंडीशंस मतलब ऐसा था कि कुछ एरिया तो ऐसा होगा ना जिसमें फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग दोनों वैलिड होगा, तो ये तो वही एरिया है। आज आप सपोज करो कि मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन बाकी आप मीटिंग के बाद डिस्कस करना मेरे से, ठीक है? ये क्वेश्चन का एक्चुअली मतलब वैसे कोई रेलिवेंस नहीं है। फिनिशिंग देखो ये था, ठीक है? तो 3 के नीचे वाला सब फिनिशिंग होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं अभी एक एरिया को हाईलाइट कर रहा हूँ। 3 के लिए तो ये एरिया भी होना चाहिए, लेकिन इस एरिया को तो मैं ले नहीं रहा हूँ ना। बात आया समझ आपको? हाँ सर। तो मैं सारा एरिया नहीं ले रहा हूँ, जो दोनों का कॉमन है वही एरिया ले रहा हूँ, इसीलिए ये इंश्योर हो रहा है कि दोनों वैलिड रहेगा। अच्छा स्टूडेंट्स, और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा। सबको क्लियर है पूरा का पूरा मेथड? रेस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया। अब मैं क्या करूंगा कि इस चैप्टर के अंदर में जितना भी डेफिनेशंस था वो सारा का सारा डेफिनेशंस मैं आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक आर एस अग्रवाल से पढ़वाऊंगा, और पढ़ते समय कभी किसी को कोई डाउट आया तो पूछना। और फिर इसी सोल्यूशन को हम लोग एनसीईआरटी की किताब में भी देखेंगे कि उन्होंने कैसे लिख रखा है। और सब कुछ जब हम लोग को क्लियर हो जाएगा तो वी विल व्यू वन मोर एग्जाम्पल एंड विद दैट वी विल एंड आवर क्लास टुडे। ओके, और वो सेकंड एग्जाम्पल में यू विल फाइंड एवरीथिंग वेरी 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 कंफर्टेबल। अभी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, किसी स्टूडेंट को यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज नाउ आस्क इट, इट इज द टाइम। यहाँ पूछ लेना चाहिए आपको। आई एम वेटिंग फॉर 5 seconds, आई एम काउंटिंग 5, 1 2 3 4 5। एक बार सब लोग हाँ बोलो एक साथ, अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट। तो अब आर एस अग्रवाल से मैं आप लोग को डेफिनेशंस पढ़वा देता हूँ कि डेफिनेशंस क्या क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, स्क्रीन सबको क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर। Linear Yes, sir. programming is a method used in decision making in business for obtaining maximum or minimum value of linear expression subject to satisfying certain given linear inequations. I hope कि ये क्लियर होगा, सारा बात एक्सप्लेन कर दिया मैंने पहले ही। फिर the linear expression is known as objective function and the linear inequations are known as linear constraints. वही जो restrictions जो limitations होता है उसको constraint बोलते हैं, और जिसको मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। लीनियर कॉन्स्ट्रेंट, इसका डेफिनेशन देखो क्या दी है। इन बिजनेस और इंडस्ट्री वी वांट टू मेक बेस्ट यूज ऑफ आवर लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक मनी, लेबर, टाइम, मटेरियल एक्सेट्रा। द लिमिटेशंस ऑन द रिसोर्सेज कैन बी ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस known as linear constraints. I believe everything is already explained here. Okay, still I will wait for say 5 seconds. कुछ है तो पूछ लो।
नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अ लीनियर फंक्शन ऑफ द इन्वॉल्व्ड वेरिएबल्स व्हिच वी वांट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सब्जेक्ट टू द गिवन लीनियर कांस्टेंट्स इज नोन एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम करना होगा उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज नोन एज ऑप्टिमल वैल्यू। कैन एनीवन टेल मी कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर में व्हाट वाज द ऑप्टिमल वैल्यू? 0 and 1 lakh. नहीं, जीरो मतलब बेटा देखो, हमको जिस सवाल में जो पूछा हम उसी पे फोकस करेंगे, तो मिनिमम पे हम लोग इस क्वेश्चन में फोकस नहीं करेंगे, वी विल जस्ट फोकस ऑन मैक्सिमम। अब बताओ मेरे को ऑप्टिमल वैल्यू क्या है? 1,68,000। वेरी गुड, करेक्ट, 1,68,000। ओके, फिर है फीजिबल सोल्यूशन। फीजिबल सोल्यूशन मतलब देखो क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स satisfying all the constraints is known as feasible solution of the system of inequations। ये हमारा कौन सा एरिया था? वो पिंक वाला एरिया, उसको बोलते हैं feasible solution। ऑप्टिमल सोल्यूशन मतलब a feasible solution which leads to the optimal value of the objective function is known as optimal solution of the system of inequation। देखो, ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब है कि x और y का क्या वैल्यू होना चाहिए, वो है ऑप्टिमल सोल्यूशन। और ऑप्टिमल वैल्यू का मतलब है कि करेस्पॉन्डिंग टू दैट x एंड y आपको ऑप्टिमल ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू क्या मिल रहा है। तो इस वाली सिचुएशन में कैन एनीबॉडी टेल मी कि व्हाट इज द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड व्हाट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन? 1,68,000 ऑप्टिमम वैल्यू। हाँ, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन 12,6। करेक्ट, x इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू 6। आई होप कि सबने आइडेंटिफाई कर लिया है, सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट आप देखो, वही सब है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। डाउट है किसी को? नहीं, शायद डाउट नहीं। ओके, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखो। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस आर कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कुछ नहीं है, ऐसे फालतू जो हम लोगों ने किया, ग्राफ आप प्लॉट किया, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसमें मैं एक नाम बता देता हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखना, आपको कोई कोई किताब में लिखा हुआ मिलता है। जो मेथड हमने यूज किया है अभी फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए, दैट मेथड इज कॉल्ड कॉर्नर, CORNER पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं उसको, ओके, METHOD, इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमने यूज किया है दैट इज कॉर्नर पॉइंट मेथड। सो दिस वाज ऑल। बाकी ये सब नौटंकी लिखा हुआ है, ये सब मैं ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। Now I will come to the solution in NCERT book itself, so that कि आप लोग देख सकें कि इसको लिखना कैसे है एग्जाम के अंदर। सब लोग मेरे को बताओ कि क्लियरली पूरा और पूरा सॉल्यूशन है क्या? ये शायद नहीं होगा। देखो, ये सॉल्यूशन है, कोई बात नहीं, लोग सॉल्यूशन पे ही फोकस करते हैं। हटाओ, सवाल इतना बार पढ़ा कि अब याद ही हो गया। देखो, सॉल्यूशन सबकी स्क्रीन पे है, अच्छे से रेस्पॉन्ड करो, हाँ या ना। Okay, so everybody get focused, look on the screen, things are very simple if you focus। Okay, देखो, suppose x is the number of pieces of model A and y is the number of pieces of model B, then total profit in rupees equal to 8,000 x plus 12,000 y, जो कि था हमारा z। इसको मतलब z से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। फिर बोला गया कि let z equal to 8,000 x plus 12,000 y। Okay, we now have the following mathematical model for given problem। मतलब ये जो पूरा का पूरा कंस्ट्रेंट वगैरह हम लिखेंगे उसको बोला जाता है मैथमेटिकल मॉडल, ठीक है। इसमें बोला है क्या, देखो, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 8,000 x प्लस 12,000 y। सिंस इट वाज प्रॉफिट वी वांटेड इट टू बी मैक्सिमाइज्ड सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। क्या कंडीशंस है? 9x प्लस 12y लेस देन इक्वल टू 180। दिस वाज फैब्रिकेटिंग कांस्टेंट, फैब्रिकेशन का ये कंडीशन है। सिंप्लीफाई करके इट बिकेम 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60। अगेन देयर वाज x plus 3y less than equal to 30। This was finishing constraint, और इसको सिंप्लीफाई और करना नहीं पॉसिबल है, इसलिए यही छोड़ दिया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ये लोग कह रहा है नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। द फीजिबल शेडेड OABC determined by the linear inequalities 2 to 4 is shown in figure 12.9। note that feasible region is bounded। मतलब ये चारों साइड से घिरा हुआ है, बाउंडेड का मतलब घिरा हुआ होना होता है। और जब आप ये सारी इनइक्वालिटीज को प्लॉट करेंगे तो अल्टीमेटली ऐसा एक ग्राफ आपको दिखाई पड़ेगा। ये ग्राफ आपको एग्जाम में याद रखना कि ग्राफ पेपर में बनाना है, ठीक है। और इसमें बस मैं एक सजेशन दूंगा
कि ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, जैसे यहाँ पे B12,6 बोला है, इसको आप लोग ग्राफ पेपर से डायरेक्टली फाइंड करने का ट्राई मत करना, ऑलवेज ट्राई कि इसको आप इक्वेशन सॉल्व करके निकालो, नहीं तो गलती होने का चांसेस होता है। ठीक है, अब फिर वही है कि लेट अस इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z एट ईच कॉर्नर पॉइंट एज शोन बिलो। देखो एक बॉक्स बना लिया जिसमें एक तरफ कॉर्नर पॉइंट है और एक तरफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यूज है, वही 0,0 पे 0, ए पे 1,60,000, बी पे 1,68,000 और सी पे 1,20,000। इसमें देखा गया कि मैक्सिमम 1,68,000 है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वी फाइंड दैट maximum value of z is 1,68,000 at B12,6. Hence the company should produce 12 pieces of model A and 6 pieces of model B to realize maximum profit, and the maximum profit will be 1,68,000. This is the end of question. अब मैंने आपको थ्योरी भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया, एक सवाल भी आपको एक्सप्लेन कर दिया. Now I will wait for 30 seconds. किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क. सर एग्जाम में ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बेटा, इसमें जितना लिखा हो ये सब कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा. टेबल बनाना उतना बड़ा काम नहीं है, मतलब इतना सुंदर टेबल नहीं बनाना है. रैंडमली दो, मतलब क्या है कि आप रेक्टेंगल टाइप बना लो, उसमें फटाफट 3-4 लाइन में खींच तो हो गया. इतना भारी काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है. इसके लिए आप लोग मेन बात ये याद रखो, रिवार्ड इज वेरी हाई. द रिवार्ड इज 6 मार्क, 6 मार्क रिवार्ड मिलेगा, इसीलिए वो बहुत मेहनत करवाएगा आपसे. बोलो और किसी का कोई डाउट है तो. सर ये बाउंडेड था चारों रीजन से, चारों तरफ से. अगर बाउंडेड नहीं होता, कोई एक तरफ से ओपन होता, तब क्या? उस पे हम लोग बाद में आएंगे, वो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है. आज हम लोग सिर्फ बाउंडेड का बात करेंगे. बाउंडेड नहीं होता तो क्या होता, वो हम लोग कमिंग क्लासेस में बात करेंगे उसके ऊपर. इसके अलावा और किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट, प्लीज रिस्पॉन्ड करो. अच्छा, तो क्या मैं ये मानूं कि किसी का कोई डाउट नहीं है? रिस्पॉन्ड करो, हाँ या ना. हाँ सर. हाँ सर. देखो इतना लोग क्लास में है, बस 2-3 लोग अनम्यूट करके बोल रहे हैं. हाँ सर. हाँ सर. पक्का ना? हाँ सर. ओके, बिल्कुल भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को बोलना है हाँ सर एकदम. ठीक है, तो आई विल कंसीडर कि ठीक है, सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया. अब मैं आप लोग को 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ. प्लीज गो एंड अरेंज वन पेन एंड पेपर. जिसके पास पेन पेपर नहीं है, ठीक है, पेन पेपर ले आओ. एक क्वेश्चन मैं आप लोग को अभी दूंगा, जिस क्वेश्चन के अंदर मैं आप लोग को केवल वो इनइक्वालिटीज फॉर्म करके मेरे को बताना है. बाकी हम लोग उस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस करेंगे. इट विल टेक हार्डली 5 to 10 minutes and that will be the last part of today's class. Okay, I am waiting for 10 minutes. Go arrange pen and paper फटाफट. तैयार हैं सब लोग पेन पेपर के साथ? हाँ सर. Okay, the question is on your screen. Look at example 7. ठीक है, I am giving you say 5 minutes. मैं 5 मिनट वेट करूंगा. 5 मिनट तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा. 5 मिनट पे 10:38 हो रहा है मेरे घड़ी में. मैं 10:43 पे आप लोग से पूछूंगा. मेरे को इनइक्वालिटी बताना है आप लोग को सारा. पढ़िए इसको और अटेम्प्ट कीजिए. आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स. एग्जाम्पल नंबर 7.
सर एक कंस्ट्रेंट लैंड के लिए भी बनेगा ना? हाँ बेटा, लैंड के लिए कंस्ट्रेंट होगा, एक हर्बिसाइड का कंस्ट्रेंट होगा। और दो नॉन नेगेटिव। हाँ, दो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट होगा। ऑलराइट। सर ग्राफिकली करना पड़ेगा ना इसको भी? नहीं 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 नहीं, ग्राफिकली अभी कुछ नहीं करना आप लोगों को, उतना नहीं करना है। आप लोग बस इनइक्वालिटी बना के मेरे को बता दो। अगर सबका अटेम्प्ट करना हो गया तो बोलो, मैं डिस्कस करना शुरू करूं। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। एक दो लोग थोड़ा मेरे को लगता है कि चाय पीने चले गए। हो गया सर। हो गया। आए एक लोग। हो गया सर। हो गया। चलो फिर स्टूडेंट्स, तो डिस्कस किया जाए इसको, ठीक है। सबसे पहले देखो, आप लोग स्क्रीन पे थोड़ा सा सोल्यूशन तो एक्चुअली लिखा हुआ ही था, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ ध्यान से। लेट स्मॉल x हेक्टेयर ऑफ लैंड बी एलोकेटेड टू क्रॉप कैपिटल X एंड स्मॉल y हेक्टेयर ऑफ लैंड बी एलोकेटेड टू क्रॉप कैपिटल Y। मैं सबको बोल रहा हूँ, एक बार लिखना इतना छोड़ो, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखो, ध्यान से सोल्यूशन को सुनो, ठीक है। लेट स्मॉल x हेक्टेयर ऑफ लैंड बी एलोकेटेड टू क्रॉप कैपिटल X एंड स्मॉल y हेक्टेयर ऑफ land be allocated to crop capital Y. Obviously small x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. Obvious सा बात है, क्योंकि किसी को नेगेटिव लैंड एलोकेट कर रहे हैं कोई तो मीनिंग ही नहीं होगा फिजिकल, ओके। फिर बोला हुआ है कि प्रॉफिट पर हेक्टेयर ऑन क्रॉप कैपिटल X इक्वल टू ₹10,500 एंड प्रॉफिट पर हेक्टेयर ऑन क्रॉप कैपिटल Y इक्वल टू ₹9,000। ये सवाल में क्लियरली दिया हुआ है। तो उससे सिंस हम लोग x हेक्टेयर, स्मॉल x हेक्टेयर पे कैपिटल X उगा रहे हैं और स्मॉल y हेक्टेयर पे कैपिटल Y उगा रहे हैं, तो x पे मतलब क्रॉप x पे पर हेक्टेयर हमको मिलता है 10,500। तो x हेक्टेयर लैंड पे कितना मिलेगा? 10,500 इंटू x। और क्रॉप y के पर हेक्टेयर पे हमको प्रॉफिट मिलता है 9,000। तो क्रॉप y के स्मॉल y हेक्टेयर पे हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 9,000 y। आई बिलीव कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन के सेकेंड हाफ में हम लोग चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल प्रॉफिट का ये जो एक्सप्रेशन है, यही आपके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो z इक्वल टू 10,500x प्लस 9,000 y। अब इसमें एक कॉन्स्ट्रेंट है लैंड से रिलेटेड, कि टोटल जो मैक्सिमम लैंड है आपके पास में, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, दैट इज 50 हेक्टेयर। तो जो x और y आप एलोकेट करेंगे, उनका मिला के जो सम है वो 50 या 50 से कम होना चाहिए, 50 से ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए इट बिकेम लुक लाइक दिस, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू लैंड। आई बिलीव कि सबको समझ में आ रहा होगा। फिर हर्बिसाइड को लेके क्या देखो कि कैपिटल x के 1 हेक्टेयर में 20 लीटर चाहिए और कैपिटल y के 1 हेक्टेयर में 10 लीटर चाहिए। कैपिटल x का फार्मिंग x हेक्टेयर में हो रहा है, कैपिटल y का फार्मिंग y हेक्टेयर में हो रहा है। तो x हेक्टेयर में वी विल नीड 20x लीटर एंड y हेक्टेयर में वी विल नीड 10y लीटर। और कुल मिला के जो मैक्सिमम हर्बिसाइड अवेलेबल है दैट इज 800 लीटर्स ऑफ हर्बिसाइड। ऑलराइट, तो इसीलिए अब इनइक्वालिटी बनेगा 20x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 800। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कंस्ट्रेंट रिलेटेड टू यूज ऑफ हर्बिसाइड। सिंप्लीफाई करके इट बिकेम 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 80। और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट वो हर सवाल में होता है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, ये जो 1 2 3 में ये जो 4-5 कंस्ट्रेंट हम लोग को मिला, इनइक्वालिटी मिला, उन सारे को जब आप वापस से पिछले बार की तरह प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने पे आपको ये वाला डायग्राम मिलेगा। देखो साइड में जो बनाया हुआ, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर में फिर से वही नाटक कि आप आराम से अपना सारा का सारा वर्टाइसेस बनाइए और वर्टाइसेस बनाने के बाद में आप कॉर्नर पॉइंट्स पे यानी कि वर्टाइसेस पे आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यूज को लिखिए। लिखने के बाद में सिंस आप इस क्वेश्चन को वापस से मैक्सिमम के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो जो भी आपके मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट विल बिकम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फर्स्ट पॉइंट, एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो x और y का वैल्यू होगा दैट विल बी द अमाउंट ऑफ लैंड एलोकेटेड टू क्रॉप कैपिटल x एंड क्रॉप कैपिटल y। देखो क्या ये सोल्यूशन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। इवैल्यूएशन करना नेसेसरी है क्या सर? क्योंकि जो सोल्यूशन होगा वही हाईएस्ट और मैक्सिमम पॉइंट होगा।
बेटा मतलब अभी ऐसा है कि सिंस आप ओरिजिन के साथ में खेल खेल रहे हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। आगे हम लोग चलेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा